ड्रेसन 2 की मूवी का इंतजार तो आप सभी को होगा। आज मैं ड्रेसन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें स्पॉयलर्स भी हैं, तो अगर जिनको मूवी थिएटर में जाके देखनी है कृपया कर आगे ना बढ़े, और जिन्हें सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सुनना है वो एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ सकते। तो जल्दी से एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट मेरे चैनल पे दे दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नए नए मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेके आ सकूं। धन्यवाद। मूवी की शुरुआत होती है और एक डेविड नाम का आदमी को दिखाया जाता है जो ड्रग्स की डिलीवरी किया करता है। एक आदमी उसे ड्रग्स की डिलीवरी लेने आता है। डेविड उसे ड्रग्स की डिलीवरी दे देता है, पर वो व्यक्ति उसे पैसे नहीं देता। वो कहता है कि अगली डिलीवरी के बाद मैं पैसे दूंगा, जिसके चलते उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है और उस झड़प में गलती से गोली चलने से डेविड के हाथों उस आदमी की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुन के गश्त कर रहे पुलिस को वहां आने में देर नहीं लगती और वो डेविड का पीछा करने लगता है। डेविड जब अपने घर की तरफ भाग रहा होता है तो वो एक जगह रुक जाता है। वो देखता है सामने अजय देवगन यानी विजय सालगांव बन रहे पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है, जिसके हाथ में फावड़ा था। यानी ये दिन 2 अक्टूबर 2014 का है। वो वहां से भागता हुआ अपने घर जाता है और अपनी बीवी को लेके भागने की तैयारी करने लगता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब आज का टाइम दिखाते हैं जहाँ पे विजय सालगांवकर ने अपने बगल की जमीन किसी और को बेच दी थी और उस जमीन के पैसों से उसने एक थिएटर खोल दिया था। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे अभी भी खूनी मानते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उसने कोई खून नहीं किया है। सबकी राय उसके बारे में अलग अलग होती है। अब ये सारे फैमिली मेंबर्स खुशी खुशी रह रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी बेटी अंजू को वही दौरे पड़ते रहते हैं क्योंकि वो इन सब चीजों से काफी डर गई। इसके अलावा वो परिवार वाले अभी भी डर के साए में जी रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कभी भी उनकी बात खुल सकती है और पुलिस वाले कभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं। विजय अपने केबल वाले ऑफिस में जाता है और वहाँ अपने मैनेजर को बोलता है कि क्या तुमने यहाँ का सीसीटीवी ठीक करा दिया? तो मैनेजर कहता है कि हाँ, आज वो ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने थिएटर चला जाता है जहाँ पे सैम का पिता महेश देशमुख उससे मिलने आया था। विजय महेश देशमुख से मिलता है तो वो बताता है उसे कि वो लोग इस साल भी लंदन से अपने बेटे की आत्मा की शांति की पूजा के लिए आए हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं कि अगर उसकी अस्थियां मिल जाती तो उसके बेटे की आत्मा को शांति मिल जाती। जिसपे विजय कहता है कि मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। महेश देशमुख वहाँ से चला जाता है। विजय रात को डिनर के टेबल पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है। तभी उसके बच्चे उसकी नई फिल्म के बारे में पूछने लगते हैं। यानी विजय एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाला था जिसके लिए वो राइटर्स वगैरह से मिलने जाते रहता है। अगली सुबह जिन्हें उसने अपनी जमीन बेची थी, शिव और नंदिनी नाम के 2 हस्बैंड एंड वाइफ वहाँ रहते हैं। दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। शिव हमेशा की तरह अपनी बीवी से दारू पीने के लिए पैसे मांग रहा था। अब विजय की वाइफ नंदिनी से ये देखा नहीं जाता। वो विजय से कहती है कि चल के उनका झगड़ा निपटा देते हैं। विजय जाता है और वहाँ पे वो झगड़ा निपटा के तो शिव कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया था, तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और हल्ला करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब विजय कहीं जा रहा होता है तो वो एक चर्च के पास रुकता है और वहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति से मिलता है जिसकी तबीयत काफी खराब थी। उस व्यक्ति के बातों से ये पता चलता है कि विजय ने उसकी इन 7 सालों में बहुत मदद की है। उसकी बच्ची के पढ़ने लिखाने में, शादी तक करने में उसकी मदद की है। और विजय उससे कुछ बात करता है और बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। विजय शाम के टाइम में एक सरकारी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे एक कर्मचारी होता है, उससे उसकी दोस्ती हो गई थी। वो उसे अपनी मूवी की कहानियां सुनाता है और उसके साथ रात को बैठ के दारू पीता है। अब ये विजय इन दोनों की मदद क्यों कर रहा था इसका पता हमें बाद में पता चलेगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी में एंट्री होती है लक्ष्मीकांत गायटोंडे की। हाँ, ये वही है जिसने विजय को सैम की गाड़ी लेके जाते हुए देखा था। इसे आईजी साहब ने बुलाया था। जब ये आईजी साहब से मिलने जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि आईजी साहब तो बदल चुके हैं और जो नए आईजी साहब हैं वो है अक्षय खन्ना। इनका नाम मूवी में तरुण अहलावत है। वो गायटोंडे को कहते हैं कि तुम्हें इस केस के बारे में सब कुछ पता है और मैं ये केस रीओपन करने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? तो गायटोंडे तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं उसी विजय के चलते 7 साल से सस्पेंड हूँ, तो मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन इस बार सबूत तो ढूंढ के रहूंगा। तभी एंट्री होती है तब्बू की, यानी मीरा देशमुख। वो गायटोंडे को कहती है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन ये विजय जेल के पीछे होना चाहिए और मुझे मेरे बेटे की डेड बॉडी चाहिए। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। ये पूरे शहर में बात फैल गई थी कि विजय का केस फिर से रीओपन हो रहा है। अब वो लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ पे आईजी के ऑफिस में एंट्री होती है शिव और जेनी की। वही शिव और जेनी जो विजय के नेबर्स हैं, लेकिन वो लोग असल में पुलिस वाले होते हैं। तो जेनी हमेशा नंदिनी के घर में आती है और चुपके से हर जगह माइक्रोफोन फिट किए रहते हैं और वो बड़े आराम से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला था कि श्याम की बॉडी कहाँ है, क्योंकि विजय के घर वालों को ही पता नहीं था कि श्याम की बॉडी उसने कहाँ दफनाई है या उसकी बॉडी का उसने क्या किया। कोई भी सबूत ना होने के बाद आईजी तरुण अहलावत ये घोषणा करवा देता है कि जो विजय के केस के बारे में कोई भी लीड ला के देगा उसे 5 लाख रुपए इनाम में दिया जाएगा। इधर डेविड भी जेल से छूट गया होता है। वो अपने घर जाता है, अपने बच्चे से मिलता है, उससे पूछता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो? तो उसका बच्चा कहता है कि मैं स्कूल नहीं जा पाता। अब वो इन सारी चीजों से नाराज था और वो अपनी बीवी को कह के निकलता है कि मैं ये सारी चीजें
ठीक कर दूंगा। अब उसे पुलिस के इस केस के बारे में सब कुछ पता चलता है तो वो आईजी से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि विजय ने सैम की बॉडी कहाँ दफनाई है। तो आईजी तरुण अहलावत उससे पूछता है कि बताओ कहाँ पे दफनाई है। तो वो कहता है कि मुझे 5 लाख नहीं, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। अब ना चाहते हुए भी तरुण इस बात को मानता नहीं है, लेकिन वो मीरा देशमुख का बहुत अच्छा दोस्त होता है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उसे डेविड की बात माननी पड़ती है और वो उसे 25 लाख रुपए दे देता है। 25 लाख मिलने के बाद वो बताता है विजय ने सैम की बॉडी पुलिस स्टेशन में ही दफनाई है। अब आईजी अहलावत पूरे पुलिस स्टेशन को घिरवा देता है, उसे ढकवा देता है और ढकवाने के बाद वहाँ पे खुदाई चालू करवाता है। खुदाई करने के बाद उसकी डेड बॉडी वहाँ से मिल जाती है, लेकिन 7 सालों में उसकी डेड बॉडी अब सिर्फ कंकाल में बदली हुई थी। वो उस कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए लेके जाते हैं और इधर विजय ये सब कुछ अपने ऑफिस से देख रहा होता है, क्योंकि उसके सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। अब गायटोंडे विजय को गिरफ्तार कर लेता है और आईजी तरुण अहलावत उससे कन्फेशन के लिए बोलता है, उसे टॉर्चर करता है, लेकिन वो नहीं बताता। तब तरुण अहलावत उसकी फैमिली को लेके आता है और उसे दूसरे कमरे में पूछताछ के लिए ले जाता है, जहाँ पे उसकी फैमिली पे टॉर्चर होता हुआ देख के विजय ये कबूल कर लेता है कि वो सब कुछ बताएगा। अब उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उस पर केस लगाया जाता है। केस लगाने के बाद उसे कोर्ट में भेज दिया जाता है। आज कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। तरुण अपने ऑफिस में मीरा देशमुख के साथ बैठा हुआ ये खुशी मना रहा होता है कि अब वो केस जीत चुके हैं। तभी एक राइटर आता है जो उनसे मिलता है और मिलने के बाद कहता है मुझे इस केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। फिर वो बताता है कि विजय एक मूवी पे काम कर रहा था जिसकी सारी स्टोरी उसने और विजय ने मिलकर लिखी थी, पर विजय उसके क्लाइमेक्स से खुश नहीं था, तो उसने मुझसे क्लाइमेक्स दोबारा लिखने के लिए कहा। और क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं ये स्टोरी चोरी ना हो जाए, तो उसने इसका पेटेंट कराने के लिए इसको एक नॉवेल के रूप में पब्लिश भी करा दिया था, जो कि मेरे नाम पे है। तभी तरुण को फोन आता है गायटोंडे का। वो कहता है कि यहाँ पे विजय अपने कन्फेशन से मुकर गया है और केस हमारे हाथ से निकल रहा है। गायटोंडे कहता है कि अब डीएनए रिपोर्ट देखी जाएगी, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। अब वो लोग सिर्फ डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तब तरुण उस राइटर से पूछता है कि उसकी स्टोरी में क्या था। तो वो कहता है कि विजय नहीं चाहता था कि हीरो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए, तो हमने स्टोरी कुछ ऐसे लिखी। तब तक गायटोंडे का फोन आता है। तरुण फिर से फोन उठाता है। गायटोंडे कहता है जो बॉडी हमें पुलिस स्टेशन से मिली है उसका डीएनए सैम के डीएनए से मैच नहीं कर रहा और विजय इस केस से छूट चुका है। अब तरुण की हालत, मीरा देशमुख की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तभी राइटर उन्हें बताता है कि मेरी स्टोरी का जो क्लाइमेक्स था उसमें हीरो एक डेड बॉडी की तलाश में था जिसका उसने मर्डर किया था उसकी कद काठी का हो, उसी की उम्र का हो, और वो पकड़े जाने से पहले उस स्केलेटन को जाके हॉस्पिटल में बदल देता है और उस स्केलेटन को आग लगा के नष्ट कर देता है और वो बच जाता है। अब यहाँ कोर्ट में वकील कहती है कि ये जो पुलिस ने कहानी बनाई है वो इस नॉवल के ऊपर बनाई है और वो नॉवल जज साहब को दे दिया जाता है। और नॉवल पढ़ने के बाद जज साहब इसी फैसले को सुनाते हैं कि विजय को बाइज्जत बली कर दिया जाए। अब विजय बाहर निकल जाता है तो वकील उससे पूछती है कि ये मेरा तुम पे एहसान रहा। तभी विजय मुस्कुरा के अपने पुराने अंदाज से जाता है। तब वहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसे पता था कि पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो वो 7 साल से इसकी प्लानिंग कर रहा था। वो सबसे पहले एक चर्च के आदमी से दोस्ती करता है, उसकी मदद करता है ताकि वो एक सैम के एज के बराबर, उसकी कद काठी के बराबर के लड़के की डेड बॉडी उससे ले सके। दूसरी चीज, जहाँ पे डीएनए टेस्टिंग होती है और डीएनए टेस्टिंग से दिन में होती है, रात में नहीं होती, तो वो उसके गार्ड से भी दोस्ती कर लेता है और उसके साथ उठता बैठता खाता पीता है 7 सालों से, ताकि जब भी मौका आए तो वो चुपके से उसके स्केलेटन को बदल दे। और होता भी यही है। जिस दिन सैम की डेड बॉडी वहाँ आती है डीएनए टेस्टिंग के लिए, वो उसके साथ दारू पीने के लिए जाता है और रात को उसको सोने के बाद वो चुपके से वो स्केलेटन वाला बैग बदल देता है और वहां से चुपचाप अपने घर में आके पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। और विजय के मुस्कुरा के जाते जाते ये मूवी इसी तरह से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके बताएं।